डायोड रिवर्स बायस है तो क्या होगा, ओपन सर्किट, करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब कि एक बार करंट फ्लो कर रहा है, एक बार फ्लो नहीं कर रहा। ये कैसा बिहेव कर रहा है आपका, स्विच की तरह। हम लोग स्विच को मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हैं ना। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ते हैं कि डायोड एज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं, फुल वेव रेक्टिफायर आपने कहा, ये इनपुट आ रहा है और आउटपुट में क्या आ रहा है मेरे को, ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। इनपुट को इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसने क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया ना। तो डायोड यूज करते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जब ये वाला वेव आ रहा है तो सर्किट उसको कंडक्ट करे, आउटपुट में यही वेव मिले। लेकिन जब नेगेटिव वेव आए तो सर्किट में कोई भी वेव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब डायोड ओपन सर्किट हो जाए, करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो कुछ नहीं आएगा। तो फिर से ये वेव आए, फिर से ये वेव आए, तो ये आपका हाफ वेव है। ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखें, जो इनपुट साइनसॉइडल आता है वहाँ पे 1 सेकंड में 50 साइकिल आती हैं। घर में ये सप्लाई होता है ना, 1 सेकंड में 50, 50। सिंपल फ्रिक्वेंसी कितनी आती है घर में आपकी, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन। तो वहां पे थे ना, बैठे बैठे वहां पे अपने उंगलियों से ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेंगे 1 सेकंड में 50 बार। तो वहां पे मेरे को एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो इनपुट के हिसाब से। तो इसलिए वहां पे हम लोग सेमी कंडक्टर डिवाइसेस करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग सेमी कंडक्टर डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, चाहे डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, इन सब का मेन पर्पस है, ये सब के सब क्या है, स्विच है। कि एक बार ऑन होंगे, एक बार ऑफ होंगे, ऑटोमेटिकली इनपुट के हिसाब से। ठीक है, ये क्वेश्चन थियरी में पूछा था एम्स ने, कि डायोड है क्या, ट्रांजिस्टर क्या है, तो ये सब चीजें क्या है आपकी, स्विच है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा होगा, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सब कुछ नहीं बताने वाला मैं कि कैसे वर्क कर रहा है, क्या है, क्योंकि फिर आप लोग फिर बहुत सारी चीजों में घूमने लगेंगे कि अच्छा इसमें ऐसा क्यों हो गया, उधर ऐसे क्यों कंबाइन हो गया, उसके कारण क्यों करंट नहीं आई। मेरे को सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व होने 5-6 चीजें बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ट्रांजिस्टर की सिर्फ बेसिक चीज बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर जो है आपका, को पढ़ना होगा। मैं नेक्स्ट वीक से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से 12th वाले स्टूडेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उनका रेगुलर चलेगा पूरे 1 महीने। तो जिनको डिटेल में पढ़ना होगा वो उसमें आके क्लास अटेंड कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जितनी चीजें मैंने बता दी, बस उसके न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए, बाबा बोल रहा हूँ। उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर है क्या, कैसे वर्क करता है। मेडिकल में कहीं पे कोई यूज नहीं आने वाला। अगर ट्रांजिस्टर है तो हम लोग क्या करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर है मान लीजिए, एनपीएन। तो पहला क्या होता है आपका, एमीटर, बेस, और ये कलेक्टर। बेस क्या होता है, लाइटली डोप्ड, एमीटर हैवीली डोप्ड, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड।
ठीक है, पहला थियरी का कुछ। अब अगर मैं इसके ज्योमेट्री के हिसाब से आऊँ तो बेस आपका क्या होता है, सबसे थिन होता है, एमीटर वाइड, और कलेक्टर वाइडर देन एमीटर। ज्योमेट्रिकली ऐसे बनाया जाता है। इसका सिंबल, अगर इसका सिंबल बनाए कौन सा ट्रांजिस्टर है पहला वाला, एनपीएन की पीएनपी? देखिए, अगर एरो बाहर की तरफ है, मैं सबसे पहले बता दूं कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। इस वाली लाइन में एरो बना होगा, ठीक है, तो पहले वाले में देखिए इस वाली लाइन में आपका एरो बना हुआ है, ठीक, तो ये क्या है आपका एमीटर। दूसरा वाला क्या है, कलेक्टर। और ये जो बार लाइन की तरफ बना है ये क्या है आपका बेस। ठीक है, पहले इस चीज को ध्यान में रखिए कि जिसमें एरो बना हुआ है वो क्या है एमीटर, बार लाइन के साथ है वो बेस, और दूसरा वाला कलेक्टर। ये एमीटर, कलेक्टर, बेस। अब कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है और कौन सा पीएनपी? एरो बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ हो, तो हम लोग एनपीएन को याद करने का तरीका, नॉट पॉइंटिंग इन, एनपीएन, ठीक है, नॉट पॉइंटिंग इन। तो ये एरो बाहर की तरफ है ना, नॉट पॉइंटिंग इन है, इसका मतलब ये एनपीएन है, और दूसरा वाला क्या है, पीएनपी है। याद करने का तरीका होता है नॉट पॉइंटिंग इन। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एमीटर करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कलेक्टर करंट, और सबसे कम वैल्यू होती है बेस करंट की। ये लिख लीजिए अपने वर्डिंग साइड में नोट कर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए।
एमीटर करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा, उससे कम कलेक्टर करंट, और मिनिमम वैल्यू होती है आपकी बेस करंट की। हम्म, तो हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं कॉमन एमिटर कॉमन बेस। जैसे कि अगर मेरे को सिंपल डायग्राम बनाना है, आपको डायग्राम से कैसे समझना पड़ेगा कि ये कॉमन एमिटर है कि कॉमन बेस है। ठीक है, तरीका समझने का। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ऐसा बना रहता है ना। ठीक है, तो ये कौन सा डायग्राम है? कॉमन एमिटर है कि कॉमन बेस है? ऐसे ही जिसको पता हो वो बताइए। सर कॉमन है। कॉमन एमिटर। सिंपल, सबसे पहले जिसमें एरो बना है वो एमिटर है, पहले नेमिंग कर लीजिए। और ये आपका बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक, जिसको भी हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, वो दोनों तरफ कॉमन होता है, पहले वाले साइड में भी और दूसरे वाले साइड में भी। देखिए जैसे कि यहाँ पर इस वाले डायग्राम में देखिए, मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे लोड लगा दिया, और एक बैटरी यहाँ पे भी लगा दी, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब इस वाले बेस को देखिए, बेस को, बेस वाला तो इनपुट साइड में भी है और आउटपुट साइड में भी है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन बेस। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैंने सिंपल डायग्राम ऐसा नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, तो एग्जाम में ऐसा डायग्राम मिलेगा, इस टाइप का। तो इसमें सबसे आसान तरीका क्या है पकड़ने का? जिस वाले पार्ट को भी मैंने ग्राउंडिंग कर दी है वही कॉमन है दोनों तरफ। लिख लीजिए, इसी तरीके से लिखिएगा, जिसको ग्राउंडिंग की है वही कॉमन है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर। एमिटर कॉमन है दोनों तरफ। ठीक, अब इसके बाद तो न्यूमेरिकल हमारे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे होने हैं, सिर्फ लॉजिक पे। केवीएल केसीएल हमें आता है, जो हमें उन्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। ठीक है, तो जो एक मैंने एक तरीका बताया था कि ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज ऐसे है, ए से बी करंट आपकी फ्लो कर रही है। तो तरीका बताया था ना कि ये प्लस लेंगे माइनस लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो वी ए इज इक्वल टू जो भी है इज इक्वल टू वी बी। ये बताया था तरीका। बस इस तरीके पे सभी क्वेश्चन सॉल्व होने हैं ट्रांजिस्टर के। अच्छा ये बताइए, आप लोग खुद ही बताइएगा, मैंने लिखा वो वीसीसी क्या लिखा है ऊपर? क्या क्या? वीसीसी, वो एमीटर, वो क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। देखिए हम लोग जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली जो इनपुट साइड है, नॉर्मली इनपुट साइड को हम लोग क्या करते हैं, ये एन है, फॉरवर्ड बायस। ठीक, और आउटपुट साइड को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स बायस। ट्रांजिस्टर इसमें वर्क करता है आपका। ठीक है, नॉर्मली इनपुट साइड को हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस, और आउटपुट साइड को क्या करते हैं, रिवर्स बायस। तो पीसीसी यही बताता है जो आउटपुट साइड का वोल्टेज। घबराइए मत, दो न्यूमेरिकल के बाद आपको क्लियर कट हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
एक चीज ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा IC डिवाइडेड बाई IB और मैंने कहा IC डिवाइडेड बाई IE, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी और क्यों? IC डिवाइडेड डिवाइड बाय बाय पहले वाले की। इस इनपुट इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर क्या चीज कॉमन है दोनों तरफ? बेस। बेस कॉमन है। इनपुट करंट कौन सी होगी? देखिए बेस कॉमन है, ये एमीटर लगा हुआ है ना, तो ये एमीटर करंट होगी, यहाँ पे बेस करंट होगा और यहाँ पे कलेक्टर करंट। ठीक है। अमूमन जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लेवल में आएंगे, आउटपुट करंट क्या होगा? कलेक्टर करंट। याद रखिएगा, आउटपुट करंट क्या है आपका? कलेक्टर करंट। लिख लीजिए, इन ट्रांजिस्टर आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट। नेट लेवल पे इससे ऊपर कभी नहीं आता, इंजीनियरिंग में भी नहीं आता है। चलिए अब बताइए, ये जो कॉमन बेस था, तो इस कॉमन बेस में इनपुट करंट कौन सा है? IE। IE। ठीक है। कॉमन बेस में इनपुट करंट है आपका IE। आई से तो आउटपुट हो गया ना, बेस को कॉमन लिया तो बचा क्या? एमीटर बचा, तो IE इनपुट करंट हो गया। अगर ये कॉमन एमीटर होता, कलेक्टर करंट तो आउटपुट है, एमीटर कॉमन है, तो बचा क्या? बेस। बेस करंट। तो बेस करंट इनपुट हो जाता। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए, इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कलेक्टर इज आउटपुट, इनपुट करंट इज एमीटर। इन कॉमन एमीटर collector is output, base is input। सर दोनों केस में कलेक्टर ही आउट है, आउटपुट। आउटपुट हमेशा कलेक्टर रहेगा आपका, कलेक्टर हमेशा आउटपुट रहेगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कॉमन बेस होगा तो एमीटर इनपुट करंट होगा, और कॉमन एमीटर होगा तो बेस करंट इनपुट होगा। बस ये दो पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए देखिए एक चीज और, यहाँ पे ये जो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, ये IC बाई IB किसके लिए है? कॉमन एमीटर के लिए। IC बाई IE किसके लिए है? कॉमन बेस के लिए। कभी कभार हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, डेल्टा IC डिवाइडेड बाई डेल्टा IB, और यहाँ पे भी लिखते हैं डेल्टा IC डिवाइडेड बाई डेल्टा IE। इसको कभी कभी AC करंट गेन कह देते हैं। आउटपुट अपॉन इनपुट, ये होता है करंट गेन, क्योंकि करंट का रेशियो लिखा है ना मैंने, तो ये करंट गेन है। अब ये बताइए, किसकी वैल्यू बड़ी है? कौन सा बड़ा होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। जो बड़ा है उसको बीटा कहते हैं, जो छोटा है उसको अल्फा कहते हैं। बीटा करंट गेन किस में होता है? कॉमन एमीटर में। अल्फा करंट गेन होता है इन कॉमन बेस।
और बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा। और एक रिलेशन है जो आपको हमेशा याद रखना है, और ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट रिलेशन पूछा है। और कई बार एक शॉर्ट ट्रिक है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व, अगर 3 ऑप्शन 1 से बड़े हैं तो उसको हटा दीजिए, छोटे वाले को मार्क कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, तो हमारा ये खत्म हो गया। अब में आ जाते हैं असाइनमेंट डिस्कशन, ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ न्यूमेरिकल करना कैसे। और जो आपका गेट है, मैं उसी में बता दूंगा गेट, जैसे पहले क्वेश्चन आएगा उसी में गेट भी समझा दूंगा कि कैसे करते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि जैसे और गेट प्रोड्यूस करो नैंड गेट यूज करके, ऐसे में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। हाँ, उसका एक तरीका है, वो तरीका ही आपको रटवा दूंगा। इसके लिए इतने, इसके लिए इतने, इसके लिए इतने, बस। ये तो गेट के लिए एक अलग से क्या क्या लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। पहले ट्रांजिस्टर से रिलेटेड आज क्वेश्चन करते हैं और डायोड से रिलेटेड। अगर टाइम बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो गेट के लिए एक दिन का लेक्चर और 1 घंटे, ताकि वो क्लियर हो जाए आपको। जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि बिल्कुल जबरदस्ती में खत्म कर दूंगा। सेमीकंडक्टर। मैं आप लोगों को वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ ना। आखिरी समय में क्या चाहते हैं कि डाउट डिस्कशन हो, उसमें मैं एंटरटेन ही ना करूँ। आप लोग अभी नहीं सुनेंगे तो जिस समय डाउट पूछेंगे उससे मैं नहीं सुनूंगा, मैं भी अनसुना कर दूँ। सर मेरे कैमरे में सर प्रॉब्लम है इसमें। नहीं, ये ऑन जिसका नहीं जेन्युइन होती रीजन है सर। उसके लिए नहीं कह रहा। जिसका है रीजन तो उसको कैसे ऑन कर सकता है। हरित, रमा, डिम्पी, मीनाक्षी, ऑन कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर। ये तो आता है, जल्दी से। ट्राईवेलेंट। और टेट्रावेलेंट। टेट्रा। 4 होता है ना। चलिए, सेकंड। 3 वाले क्वेश्चन गलत मत कीजिए, जल्दी बताइए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद कीजिए, बताइए। किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ एटम। अरे, नेचर ऑफ एटम्स पे ना। साइज पे क्यों डिपेंड करने लगा? नेचर कैसा है एटम का, इंसुलेटर वाला है कि कौन सा वाला है, नेचर पे डिपेंड करेगा ना रेजिस्टिविटी तो आपका।
इन सेमीकंडक्टर, बताइए। ये शायद मैंने आपको बताया नहीं, हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि जब आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपका Ne इज इक्वल टू NH होता है। ये बताया था ना, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम होते हैं, ठीक। इसी को हम लोग Ni कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चार्ज डेंसिटी। लेकिन जब इसको हम लोग डोपिंग कर देते हैं, ठीक है, जब एक्सट्रिंसिक बना देते हैं, तब हमारा क्या होता है, Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH। चार्ज कंजर्वेशन वहां से आता है, तो सिंपली ये याद रखिए, सेकंड वाला याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका सेमीकंडक्टर की केस में Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH। और अर्जुन, जिस दिन भी ऑफलाइन स्टार्ट हो ना, सबसे पहले मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, और मेरे को पता है कि मैं क्या क्लास में लिखवाता हूँ और किस तरीके से लिखवाता हूँ। तो ये चीज़ तो नोट्स में मेरे पास है सर, इसलिए नहीं तो लिखता मैं। तो सर उसी से याद हो जाता है मेरे को सर। नहीं नहीं नहीं, तो तभी तो क्लास चल रही है ना, लिखिए उसको। वैसे तो आप लोगों के पास हर एक चैप्टर के नोट्स होंगे। इसका ट्रांजिस्टर नहीं था तो अभी लिखा मैंने वो। कोई नहीं, लिखिए लिखिए, आखिरी क्लास है ना, आखिरी क्लास में तो लिख लीजिए, इसके बाद में ना लिखना है। हम्म, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए, बताइए। फोर्थ क्यों? एन टाइप में तो इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं, तो कैसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा? फिर बाहर से थोड़ी हम डाल रहे हैं, उसी के अंदर तो है। क्या? मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज तो तब आएगा ना जब हम उसे या तो चार्ज निकालेंगे या उसे देंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है तो नहीं होगा नेगेटिव चार्ज। क्या होगा अर्जुन? सर है तो न्यूट्रल ही। रहेगा भी न्यूट्रली, ठीक है ना। पी टाइप हो एन टाइप हो, वो न्यूट्रल ही है। वो हम लोग क्या कहते हैं, फ्री चार्ज कैरियर के बारे में बात करते हैं, जो हमने बताया था आर्सेनिक, आर्सेनिक में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी तो उतना ही है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो उतना ही है उसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो रहेगा आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली, चाहे वो पी टाइप हो या तो एन टाइप हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी जल्दी बताइए देखते ही। 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ खत्म। 6 इलेक्ट्रॉन क्या है। एनर्जी क्या सबसे ज्यादा होगा? कम होगा तो वो इंसुलेटर, सॉरी कंडक्टर, या तो वो रहेगा आपका सेमीकंडक्टर। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे यूज करें, क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कीजिए। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, Ni, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। व्हेन इट इज डोप्ड विद इंडियम, द डेंसिटी ऑफ होल बिकम्स इतना, ये NH दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni², निकल जाएगा Ne। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है आप लोग। 11th, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। 11th बताइए। Na equals to में NH और Ne equals to ND। कौन सा होगा? फर्स्ट।
गलत। थर्ड। थर्ड। फोर्थ वाला हो गया। गलत, फोर्थ वाला होगा। सिंपल देखिए, जैसे कि आपने एनडी लिखा है, एनडी का मतलब क्या है? डोनर एटम। डोनर एटम्स का मतलब क्या? वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए इसने, तो इलेक्ट्रॉन्स इसने 10 डोनेट किए, तो 10 होल्स के साथ मिलकर न्यूट्रल बना देगा ना। और एक्सेप्टर का मतलब इसने होल से डोनेट किया, एक्सेप्टर मतलब होल्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसको कहते हैं एक्सेप्टर। तो मैंने कहा इसने होल से डोनेट कर दिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा मतलब होल से देगा ना। ठीक। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन प्लस ये मिलके दोनों, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। अभी आपसे कहा कि पी टाइप हो एन टाइप हो, आपका क्या रहता है? हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से रीड कीजिए, लॉजिक सेंसर है इसका, लॉजिकली बता सकते हैं आप लोग। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? एसी टू डीसी। 15 वर्ड से हो गया। 15 to root 2 is third option. बेसिक डेफिनेशन पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, इनपुट साइड में ये है, आपसे क्या कह रहा है? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, और उसमें फ्रीक्वेंसी बताना है आपको। इनपुट साइड की फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है कि फुल वेव रेक्टिफायर है, उसमें इनपुट साइड की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और ये इसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, ये ना। इनपुट साइनसॉइडल था, इसमें आउटपुट में आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फुल वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपसे पूछा गया कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? देख के बताइए। 50। 100। अरे, एक टाइम पीरियड में इसके कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं? एक। इतने ही टाइम में इसके कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं? एक, दो। ठीक है, अगर इनपुट साइड वाला एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं सेम टाइम में? दो। इसका मतलब अगर इसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो इसकी कितनी होगी? 100 हर्ट्ज। क्लियर है? फॉर्म फैक्टर सिंपल आपका क्या होता है? मैंने लिखा है विथ आरएमएस अपॉन एवरेज, आपको बोला था ना एसी में याद करने के लिए कि फुल वेव का, हाफ वेव का, इन सब का। तो वैसे याद रखिएगा, हाफ वेव के लिए कितना होता है? 1.57। तरीका वही है जो आपको लिखाया था, आरएमएस अपॉन एवरेज, वैल्यू पुट करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इस वाले केस में आ जाइए। पहला वाला पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? Forward. फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। सेकंड वाला? रिवर्स, रिवर्स। इस वाले में? फॉरवर्ड, और ये? Forward. ये भी ये? फॉरवर्ड, रिवर्स, ये? रिवर्स, तो इस वाले में कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जहाँ पे दोनों डायोड में वोल्टेज सेम हो। तो अगर दोनों फॉरवर्ड हो तो दोनों वोल्टेज सेम होंगे, दोनों रिवर्स होंगे तो दोनों वोल्टेज सेम होंगे। लेकिन अगर एक फॉरवर्ड एक रिवर्स होगा तो आपको पता है दोनों में वोल्टेज अलग अलग होता है। तो ये वाला नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों होंगे। ठीक है, जेने डायोड हम लोग क्यों यूज करते हैं, जल्दी से बताइए। स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, कल ही लिखवाया था। ये किसका सर्किट है? स्टैंडर्ड सर्किट है। किसका सर्किट है ये? फुल वेव रेक्टिफायर,
फुल वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, स्टैंडर्ड सर्किट है फुल वेव रेक्टिफायर का कि एक तरफ इनपुट ले लीजिए और दूसरी तरफ आउटपुट ले लीजिए। सर ये हाफ रेक्टिफायर में कैसे होता अगर होता तो? उसमें सिंपल करना है कि जब सेकंड वाला वेव जाए, जब नेगेटिव जाए, तो आउटपुट में कोई भी करंट नहीं जानी चाहिए। आउटपुट में करंट नहीं जानी चाहिए तो हम लोग तो सिंगल एक डायोड से काम चला सकते। एक ही डायोड की आवश्यकता, उसमें दो तीन की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार बेसिक प्रिंसिपल बता दूं क्या? लेकिन टाइम वेस्टिंग वाला पार्ट है, अगर सिंपल एक डायग्राम सर्टिफिकेट को के याद। बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। थियरी है। सोलर सेल। खत्म। लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए सोलर सेल। ये बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर पावर गेन इज हाईएस्ट। थियरी का क्वेश्चन है, आपको बेसिकली अभी क्या करना है, याद रखना है। वैसे अगर किसी को पता है तो बताइए। सर जो अभी पावर, आपने आउटपुट अपॉन इनपुट नहीं बताया नहीं था, नहीं, वो तो करंट गेन था, करंट गेन था। यहाँ पे पावर गेन पूछा जा रहा है, पावर गेन। ठीक है, तो पावर गेन किसका सबसे ज्यादा होता है? कॉमन एमिटर का। इसे ज्यादातर हम लोग कॉमन एमिटर यूज करते सर कैसे? नेक्स्ट का कोई फॉर्मूला है कि क्या है? हैं। देखिए, फॉर्मूले से ही, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें, फिर आपको फिर वोल्टेज का ही पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि अगर कॉमन एमिटर यूज करेंगे तो कॉमन एमिटर में बेस करंट की वैल्यू सबसे छोटी होगी, और उसके बाद अगर मैं वोल्टेज से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रेशियो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा ना। जैसे ये था आपका कॉमन एमिटर बीटा यूज होगा। बीटा की हम्म, वैल्यू तो वैसे भी ऑलरेडी ज्यादा है आपके अल्फा हम्म, से। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज की रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो पावर गेन हो जाएगा ना। हम्म, वोल्टेज का मतलब, पावर का मतलब क्या होता है? वी इंटू आई। हाँ। और अभी आप लोग क्या लिख रहे हैं? आई सी डिवाइडेड बाई आई बी। अगर इसको मैं आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज से डिवाइड कर दूं तो ये रेशियो भी तो बड़ा ही होगा। हम्म, ठीक है, इसलिए इसमें पावर गेन आपकी ज्यादा आती है वैल्यू। ठीक हम है। लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते भी है इसके डेटा से। इम्पोर्टेंट, कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने इनपुट दिया, ये इनपुट है। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इनपुट को एम्पलीफाई कर देना। ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा वो भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। लेकिन कॉमन एमिटर के केस में क्या होता है? कॉमन एमिटर के केस में इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री। कॉमन एमिटर के केस में इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री। अगर यही कॉमन एमिटर होता तो आउटपुट मेरे को ये मिलता। ये कॉमन एमिटर के केस में मिलता और ये कॉमन बेस के केस में मिल रहा है। इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस 0, मतलब कि जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। और वैसे अगर मैं यहाँ पे कॉमन एमिटर में बात करूं, जैसा इनपुट होगा 180 डिग्री आउटपुट होगा, मतलब कि उल्टा। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। बिल्कुल ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सिर्फ वर्डिंग को पढ़ना है और केवीएल लगाना है और कुछ नहीं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको करंट गेन दिया हुआ है बीटा। बीटा का मतलब क्या हुआ? कॉमन एमिटर की कॉमन बेस। कॉमन एमिटर मतलब सिंपल आई सी अपॉन आई बी की वैल्यू आपको दी हुई है 50। जो दिया वो लिख दिया। The input resistance of the transistor when used is common emitter configuration is 1 किलो ओम। इनपुट रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 किलो ओम।
द पीक वैल्यू ऑफ द कलेक्टर एसी करंट ऑफ 0.0 वोल्ट। आउटपुट VCC मतलब कि आउटपुट वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है 0.01, मतलब कलेक्टर वोल्टेज, ये लिखा हुआ है ना कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है। कलेक्टर वोल्टेज आपको इतना दिया हुआ है। कलेक्टर निकालनी है, इनपुट दे रखा है। सॉरी इनपुट है ये, V इनपुट है, V इनपुट वोल्टेज आपको दिया हुआ है, हमें निकालना है V इनपुट। द पीक वैल्यू ऑफ द कलेक्टर AC करंट, ये हमें निकालने ही है, ठीक है। मतलब कि हमें क्या निकालना है IC, कलेक्टर AC करंट निकालना है ना, मतलब करंट निकालना है हमें, ठीक। अब देखिए बस इतनी चीजें गिवन है, अब इन सब की मदद से कैसे निकालें, लॉजिक लगाइए, लॉजिक कौन सा फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, IC क्या है आउटपुट करंट, तो मैं इसको आउटपुट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, और इनपुट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, यही है ना। R0 क्या है आउटपुट रेजिस्टेंस, और IC क्या है आउटपुट करंट। आउटपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट करंट को मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, I × R, क्योंकि मेरे को ये वोल्टेज दिया हुआ था इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया। नहीं आ रहा समझ में। नहीं सर, सर इज इक्वल टू 50 क्यों कर दिया सर, आर नॉट और से कर अच्छा देंगे। सॉरी RI से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब सही है, हाँ RI से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं, रेशियो तो वही रहेगा 50 के इक्वल। तो RI से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि RI गिवन था। अब देखिए RI × IB, ये क्या है, IB इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट करंट, और RI इनपुट रेजिस्टेंस, तो RI × IB क्या होगा इनपुट वोल्टेज ना, इनपुट वोल्टेज दिया है 0.01, तो RI × IC डिवाइडेड बाई 0.01 इज इक्वल टू 50। क्या यहाँ से IC निकल जाएगा, सब वैल्यू नोन है, हो गया, आगे समझ में। ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन ट्राई करने हैं, अगर ट्रांजिस्टर या डायोड से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा उसको आप कब पूछेंगे, ट्यूसडे को, ट्यूसडे को हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे गेट को पढ़ के, ठीक है। आज नहीं करवा रहा हूँ, आज मैं क्वेश्चन ही करवा देता हूँ अलग अलग तरीके के। सर मंडे क्लास नहीं है? नहीं, अब जो आपकी क्लासेस होंगी वीकली सिर्फ 2 दिन रखूंगा, एक जो आपका नेक्स्ट ट्यूसडे अपकमिंग ट्यूसडे आ रहा है उस दिन, और एक रखूंगा सैटरडे जो मॉक टेस्ट का डिस्कशन, ठीक है। और इसके अलावा अगर ऐसे आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसा कोई डाउट अगर आ रहा है पूछना है तो आप मैसेज कर दीजिए, उसी आपसे क्लास शीट। चलिए हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। अर्जुन बताइए कैसे करें, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बताइए कैसे पिक किया जाए क्वेश्चन को। सर कॉमन एमिटर है, ठीक है, कॉमन एमिटर है पहला चीज, कॉमन एमिटर है, ठीक। और मेरे को VBE पूछा जा रहा है। चलिए जो जो चीज गिवन है मैं सर्किट में बनाता जाता हूँ। मेरे को IB गिवन है, बेस करंट, लेकिन बेस करंट तो यही होगा ना, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से चलिए और यहाँ तक पहुँच जाइए, जैसे मैंने बोला था ना KVL लगाएंगे, ठीक है। ऊपर से चलेंगे तो ऊपर वाले का वोल्टेज कितना है 10, रेजिस्टेंस आ गया तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, IB × R, R कितना है 245 किलो ओम। अब
इसके आगे पहुंचेंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा ना, ध्यान से देखिए ये वाला VBE, यही होगा ना? नहीं आया समझ में? पहले VCC माइनस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज ना। एक से एक पॉइंट में पहुंची, जैसे KVL लगाते थे, इज इक्वल टू VBE हो जाएगा ना। नहीं आया समझ में? हाँ सर ठीक है। या अगर और आसान से लिखना, आपने क्या लिखा? 10 माइनस IB इंटू R इज इक्वल टू, कहाँ पहुंचते? B पॉइंट पे पहुंच गया ना। क्या मैं VB लिख सकता हूँ? अब सही है। E पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? E पॉइंट का तो 0 है, क्योंकि इसको तो आपने ग्राउंड किया हुआ है। तो VBE का मतलब क्या होता है? VB माइनस VE। V तो 0 है ना, ये तो VB के इक्वल ही होगा, खत्म। तो मैंने VB की जगह VBE इसलिए लिख दिया था क्योंकि आपके 0 था ही। नहीं आया? सिंपल KVL लगाना, और कुछ नहीं किया मैंने। तो ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिंपल KVL लगाने से सॉल्व हो जाते हैं। अगर सर्किट नहीं दिया हो तो सिंपल फॉर्मूला लगाने से सॉल्व हो जाएगा, जो अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा है। सर हम दूसरी तरफ से क्यों नहीं आए, लाइक कलेक्टर वाली साइड से? क्योंकि इस साइड में आपको करंट नहीं दिया हुआ ना, मेरे को IB दिया हुआ था, इसलिए मैं इस साइड से आया। ऐसी दिया होता तो वहाँ से आ जाते। हाँ, तो वहां से आ जाते। और सर उसमें प्लस ICR कर दे क्योंकि आउटपुट करंट आ रहा है वो। हाँ ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ चुके हैं, फटाफट क्या करें? अरे तो वही है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। कॉमन एमीटर दिया हुआ है, VCC दिया हुआ है, छोड़िए। चेंज इन बेस करंट 100 to 200 तो डेल्टा IB इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। उसी तरीके से कलेक्टर करंट दिया हुआ 16.5 से 9, तो डेल्टा IC निकाल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन कलेक्टर करंट। तो आपसे पूछा है कि बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा IC अपॉन IB, खत्म। आगे सुन में डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन। अगला वाला भी सेम क्वेश्चन है। 29th बताइए। क्वेश्चन नंबर 29। फोर्थ सर, थर्ड। थर्ड। थर्ड होगा। क्या, तो दोनों तरीके याद रखिए। एक बार अल्फा इज इक्वल टू, अभी आपने लिखा था क्या होता है? बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1, है ना? और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। दोनों फॉर्मूले को याद रखिए। ये बताइए 30, जल्दी से। कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर में इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है? 180। बस इसी से आपको पता लगाना है। इनपुट क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो इसका फेजर बना लीजिए, फेजर बनाना आता है ना। ये 0 डिग्री है, प्लस पाई बाई 2 का मतलब ये है, ये इनपुट है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरा वाला कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, हमेशा सेम होना चाहिए, साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए। ये तो कॉस है ना, तो अभी रुक जाइए, कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, लेकिन अभी रुक जाइए, उसको छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। इस वाले पे आते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ये नीचे की तरफ आउटपुट, तो यहाँ पे 180 बन रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि कॉस वाले को तो अभी तो मैंने देखा ही नहीं है कि उसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा। लेकिन मेन मुद्दा उठता है कि मैं सबसे पहले ये वोल्टेज देख लूँ, ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अगर ये भी सही हुआ तो फोर्थ को करेक्ट मार लूंगा। अगर ये सही नहीं हुआ, ठीक है, तो किसको करेक्ट मानूंगा? 0.004 को। आ रहा है सुन में? ठीक है ना, ये तो है ही नहीं, ये तो पहले ही रॉन्ग है। ठीक, क्योंकि कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर में फेज डिफरेंस कितना होता है? 180 का। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें दिया हुआ है इनपुट सिग्नल टू द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैविंग अ वोल्टेज गेन ऑफ 1000। वोल्टेज गेन आपका 1000 दिया, मतलब कि V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट इज इक्वल टू 1000 ना। The corresponding output voltage is equal to V output divided by V input. V input कितना है? 0.004। तो V input 0.004 करेंगे तो V output तो 4 ही आएगा ना। 4 है। रिप्लाई तो दिखा, तब आ गया आंसर ही। आसान तरीकों से क्वेश्चन को पिक कीजिए। हमेशा सबसे पहले फेजर से देखिए कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, उसके वैल्यू निकालिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉस को भी कन्वर्ट करने लग जाता साइन में, इसको भी कन्वर्ट करता साइन में ना, तो आधा क्वेश्चन तो आप यहीं पे छोड़ देते। क्या झंझट आ गया कि कॉस को इधर कन्वर्ट करो, इसमें प्लस लगाओ, इसमें माइनस लगाओ। ठीक है, तो इसलिए पहले जो साइन फंक्शन हुआ करे सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद वैल्यू को चेक कीजिए। अगर वैल्यू नहीं मैच कर रही है तो इसको भी क्रॉस कीजिए, तुरंत इसको मार्क कर दीजिए, बस आंख बंद करके। ठीक है, को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्वेश्चन में फंस जाएंगे, क्योंकि आपका मैथ सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। आता है, अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स है नहीं ना। आपको लगता है सिर्फ 90 डिग्री का तो फेज डिफरेंस होता है। बेटा ध्यान रखना पड़ता है कि मैं +90 लिखूं कि -90 लिखूं। क्वेश्चन नंबर 31 सेम डायरेक्ट फार्मूला, ये सब डायरेक्ट फार्मूले वाले हैं। सर एक बार 34 बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 रीड कीजिए, सभी लोग रीड कीजिए फटाफट। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अल्फा निकाल के फिर बीटा तो निकाल ये दिया हुआ IE चेंज इन एमीटर करंट है ना, कलेक्टर करंट चेंज इन कलेक्टर करंट। तो मैं IB निकाल सकता हूँ, चेंज इन बेस करंट कितना होगा? IE माइनस IC, खत्म। ठीक है, अभी गेट वाले नहीं करवा रहा हूँ, गेट वाले एक लेक्चर और ले लेते हैं दूसरे को।